आज हम छठा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम में, और आज का जो लेक्चर रहेगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक आपने पढ़ी ली है। एक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो हमने पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा है? ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, राइट। एक और टेक्निक है जिससे हम ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। बेसिकली ये जो मेथड है ये भी वही काम कर रहा है जो आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कर रहा था, बट ये मेथड ज्यादा इजी पड़ता है। अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों मेथड को तो ये मेथड उससे ज्यादा आसान पड़ता है। ज्यादा आसान कैसे पड़ता है वो भी देखेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, मेसन गेन फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और जो पीवाईक्यूज है वो भी इसमें आपके कवर हो जाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सब चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बाय ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ये आपका टॉपिक हो चुका है, एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ, सिग्नल फ्लो मेथड यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला। ये टॉपिक आज हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, इसकी हम थ्योरी समझेंगे, रूल्स के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। तो ये दोनों चीजें करनी है, न्यूमेरिकल भी करना है और इसको भी करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ से। तो जितने भी आपने जो ब्लॉक डायग्राम्स बनाए थे, डायग्राम को आप इस तरह के सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको शॉर्ट में बोला जाता है एफजी, एफजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों करते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से हो कई बार ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। आपने देखा भी होगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करना समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई क्वेश्चन में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर आप उसी क्वेश्चन को मेसन गेन से करते हैं तो वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत आसान रहता है। और ये जो मेथड दिया था ये किसने दिया था? एस.जे. मेसन ने दिया था। इसीलिए इस फॉर्मूले को हम मेसन गेन फॉर्मूला भी जानते हैं। तो मेसन गेन कोई अलग टॉपिक नहीं है। मेसन गेन फॉर्मूला सिग्नल फ्लो ग्राफ को रिड्यूस करके वहां से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने की एक टेक्निक है। जिसने दी है वो एस.जे. मेसन ने दी है। सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जो ब्लॉक डायग्राम होता है कंट्रोल सिस्टम का, उसी से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे, जिसमें ब्लॉक ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, जो ट्रांसफर फंक्शन के ब्लॉक्स हैं, समिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, और टेक ऑफ पॉइंट्स हैं, उनको हटाकर उनकी जगह हम ब्रांच लगा देंगे और नोड लगा देंगे। ब्रांच एंड नोड लगा देंगे। तो ब्रांच और नोड तो आपने नेटवर्क्स में भी पढ़ा है। नोड मतलब ये इस तरह का एक पॉइंट बना देते हैं और जो दो पॉइंट्स को जोड़ता है उसको हम एक ब्रांच बोल देते हैं। तो सपोज एक सिंपल सा हमने ब्लॉक लिया हुआ है, इस ब्लॉक का जो गेन है वो k है, इनपुट x है, आउटपुट y है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू kx। इस पूरे ब्लॉक को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई एक वेरिएबल x है, एक y है, तो x के लिए एक नोड बनाया हमने, जो वेरिएबल्स है उसके लिए नोड बनाते हैं, और एक नोड हमने y के लिए बनाया, ठीक है। x के लिए एक नोड बनाया और एक नोड हमने y के लिए बनाया, और उसको एक ब्रांच से शो कर दिया। ब्रांच में एरो दिखाना जरूरी है कि आपका सिग्नल किधर से किधर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो x से y की तरफ जा रहा है सिग्नल, x से y की तरफ जा रहा है। इस ब्लॉक का जो गेन है k, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि इस ब्लॉक का जो गेन है वो k, इस तरह से ऊपर की तरफ दिखा दोगे। इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। जब हम गेन को यहाँ दिखाते हैं तो उस गेन को क्या बोला जाता है? ट्रांसमिटेंस। तो ये आपका इस ब्लॉक का सिग्नल फ्लो ग्राफ बन के तैयार हो गया। जैसे आपने नेटवर्क में भी किया था ना कुछ उसी तरह से, बस यहाँ पर क्या है कि आपको ब्लॉक्स को ब्रांच से और नोड से रिप्लेस कर देना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल देके, ठीक है। तो ये चीज रहने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन है, यहीं से कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे चीजें पूछ सकता है। लास्ट ईयर यहाँ से 2 नंबर में कुछ 3-4 डेफिनेशन पूछ ली गई थी, ठीक है। अब क्या क्या डेफिनेशन पूछ सकता है? जैसे नोड क्या होता है, तो भाई नोड क्या है? नोड एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब वो डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो वेरिएबल है इनपुट पे है, आउटपुट पे है, डजंट मैटर, जितने भी वेरिएबल है उन सबको हम एक नोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? नोड बोल देते हैं। तो नोड हमारा एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है ब्रांच ट्रांसमिटेंस। ब्रांच ट्रांसमिटेंस मैंने भी क्या बताया? दो नोड को जोड़ती है एक ब्रांच। जैसे ये दो हमारे नोड हैं, ठीक है, नोड x, नोड y सपोज, ठीक है। इन दोनों नोड को जोड़ रही है हमारी एक ब्रांच, और इस ब्रांच का जो गेन है, सपोज इस ब्रांच का गेन
जी है, तो इस जी को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसमिटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस। और ये ब्रांच का है तो ब्रांच ट्रांसमिटेंस कहलाएगा। ब्रांच मैंने आपको बता दिया, दो ब्रांच को जोड़ रही है। डायरेक्शन आप इसकी दिखाओगे कहां से किधर जा रहा है। फिर उसके बाद नोड में ही दो कैटेगरी बन जाती है, इनपुट नोड, आउटपुट नोड। इनपुट नोड को बोलते हैं सोर्स, आउटपुट नोड को बोलते हैं सिंक। अब सोर्स का मतलब क्या है, जो कुछ दे रहा है, जहां से आपका जो सिग्नल है वो केवल आउटगोइंग सिग्नल। भाई सोर्स क्या करेगा ना, आपके सिग्नल को बाहर भेजेगा। तो अगर किसी नोड से सिग्नल बाहर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स नोड या फिर इनपुट नोड। जैसे अगर ये वाला जो नोड है, इस नोड को हम क्या बोल सकते हैं कि सर ये सोर्स नोड है। ये कैसा नोड है, सोर्स या फिर इनपुट नोड है। कैसा नोड है, सोर्स या फिर इनपुट नोड है, क्योंकि यहां से सिग्नल बाहर जा रहा है, केवल और केवल बाहर जाता है। सोर्स नोड से सिग्नल केवल बाहर जाएगा। जो आउटपुट नोड है, जो सिंक है, सिंक का मतलब है उस पर सिग्नल का आना। ये सिग्नल जिस नोड पे भी जा रहा होगा, तो ऐसा नोड जिसपे सिग्नल केवल आते हैं, वहां से जाते नहीं है बाहर, ऐसा नोड जिसपे सिग्नल्स केवल आते हैं उसको हम बोलते हैं सिंक नोड। जैसे इस पे सिग्नल केवल आ रहा है तो इसको हम बोल देंगे सिंक नोड। इसको हम क्या बोल देंगे, सिंक नोड या फिर आउटपुट नोड। ठीक है, अब इस ग्राफ में और देखिए, ये वाला जो नोड है इस पे केवल और केवल आउटगोइंग है, तो क्या मैं इसको सोर्स नोड कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। ये वाला जो नोड है इस पे दो ब्रांच है लेकिन दोनों इनकमिंग है, तो क्या मैं इसको सिंक नोड कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। ये वाला जो नोड है इस पे हम देखें तो एक सिग्नल आ रहा है, दो सिग्नल जा रहे हैं। अब इस पे सिग्नल आ भी रहे हैं और यहां से सिग्नल जा भी रहे हैं, इस पे इनकमिंग भी है और आउटगोइंग है। तो ऐसे नोड को हम क्या बोल देते हैं, मिक्स नोड। ऐसे नोड को हम क्या बोल देते हैं, मिक्स नोड। तो मिक्स नोड क्या होगा, जिस नोड पे दोनों इनकमिंग भी होते हैं और आउटगोइंग सिग्नल भी होते हैं, ऐसे नोड को हम क्या बोल देते हैं बेटा, मिक्स नोड बोल देते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, पाथ की बात करते हैं। जैसे जैसे सिग्नल प्रोसेस होगा उसको हम एक पाथ बोल देते हैं। जैसे हमें यहां से इनपुट है आर, यहां पर हमारा आउटपुट है सी। अब यहां से सिग्नल चला, पहले हमारा जीरो था, जीरो से वन गए, वन से टू गए, टू से थ्री गए, थ्री से फोर गए। तो हमारा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ये क्या कहलाएगा, हमारा पाथ कहलाएगा। आगे बढ़ने का रास्ता सिंपल सी बात है, आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, सिग्नल आगे कैसे जा रहा है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। इट इज द ट्रेवर्सल ऑफ कनेक्टेड ब्रांच इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रांच एरो। ब्रांच एरो के डायरेक्शन में आप चल रहे हो, सच दैट नो नोड इज ट्रेवर्स मोर देन वंस। मतलब एक नोड एक से ज्यादा बार यूज नहीं होना चाहिए अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पाथ बोल दिया। तो एक पाथ ये हो गया, या फिर एक पाथ ये हो गया कि आप इसको चले जाए जीरो से वन, से आप ऐसे चले गए थ्री, और थ्री से चले गए फोर। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, तो ये भी एक पाथ हो गया। तो इस तरह से आप पाथ को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है लूप। लूप क्या होता है, क्लोज्ड पाथ। कोई भी क्लोज्ड पाथ जिसमें आप एक पॉइंट नोड से चलते हैं, घूम के उसी नोड पे वापस आ सकते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, लूप। जैसे लूप क्या हो गया, लूप का मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं, 1 3 2 या 1 3 1 3। ये अगर मैं इसको थोड़ा सा 1 3 2, ये क्या हो गया, हमारा लूप बन गया। नहीं बनेगा, सॉरी, ये भी लूप नहीं बनेगा, इसको हम थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया, हमारा लूप केवल ये बनेगा। देखें तो ये हमारा लूप बनेगा 2 3। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक लूप बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 और 3, 2 ये हमारा एक लूप बन जाएगा। ये तो लूप नहीं बन रहा ना, क्योंकि यहाँ पर आकर ये बंद हो गया, इधर जा नहीं सकते, डायरेक्शन अलग है, तो हम ऐसे नहीं बना सकते थे। हमने कोशिश की लेकिन वो बना नहीं, तो हमारे पास केवल यही एक लूप है। इसी तरह से नीचे के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एक लूप हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो एक लूप हमारे पास ये है। ठीक है, एक लूप हमारे पास ये है, जैसे मैं चल रहा हूं ऐसे ही हमने बनाया है। ठीक है, दो ही लूप हमें दिख रहे हैं,
लूप ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लूप बन नहीं रहा है क्योंकि ये वापस नहीं आ सकते हो आप, यहाँ से जाके ऐसे वापस आ नहीं सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, लूप नहीं कहलाएगा। तो लूप क्या होगा, क्लोज्ड पाथ को आप लूप बोलते हो। लूप गेन क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांच ट्रांसमिटेंस। ब्रांच ट्रांसमिटेंस मतलब मान लीजिए जैसे ये लूप था, इसका गेन हमने 1 रखा है, इसका गेन 1 रखा है, इसका G1 रखा है, इसका G2 रखा है, इसका G3 रखा है, इसका H रखा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम गए G2 से गए H पर, तो G2 इंटू H ये क्या कहलाएगा आपका, G2 इंटू H ये कहलाएगा हमारा इस पार्ट का गेन। सिमिलरली अगर मैं इसको G1, G2, G3, 1 और ये हो गया H1, H2, G4, अगर इस तरह से इनके गेन बना दूं हर ब्रांच के, तो आप देखिए इस वाले लूप के लिए क्या गेन हो जाएगा, G1 H2, तो इसका गेन कितना हो जाएगा, G1 H2। इस वाले का गेन कितना हो जाएगा, G3 H1, तो इसका कितना हो जाएगा, G3 H1। ये भी एक लूप बन रहा है, ये भी एक लूप बन रहा है। तो लूप मतलब आप उसको पूरा क्लोज कर पाए, जैसे यहाँ आगे गए पीछे आ गए, यहाँ आगे गए पीछे आ गए, तो ये एक लूप बन रहा है। ये पहले भी आपने बनाए, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। ये क्या कहलाएंगे हमारे, लूप गेन। उसके बाद आता है नेक्स्ट नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप या कई बार इसको पूछ लेता है टचिंग लूप, दोनों में से एक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। नॉन टचिंग लूप ये दिखाई दे रहे हैं, ये नॉन टचिंग लूप्स है। दो नोड के बीच में कोई नोड कॉमन नहीं है, दो लूप्स के बीच में कोई नोड कॉमन नहीं है। फिर से समझ लीजिए, loops are non-touching if they does not possesses any common node। अगर दो लूप में कोई एक नोड कॉमन आ गया तो वो फिर नॉन टचिंग नहीं कहलाएंगे, फिर वो टच हो जाएंगे। तो टचिंग नॉन टचिंग कब कहलाएंगे, जब दोनों के नोड कॉमन ना हो। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल दिख भी रहे हैं सेपरेट, ये नॉन टचिंग लूप्स है, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई नोड कॉमन हो जाता, कोई नोड अगर कॉमन हो जाता, मान लीजिए कि मैं इसमें एक ब्रांच और ऐड कर दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं ऐड कर दूं, तो ये भी तो मेरा कहलाएगा, ठीक है। इसका भी गेन हो जाएगा G2H3। लेकिन आप ये सोचो, अगर मैं नॉन टचिंग की बात करूंगा तो क्या ये वाला और ये वाला नॉन टचिंग है, नहीं है, क्योंकि ये नोड कॉमन है। ये और ये नॉन टचिंग है, नहीं है, क्योंकि ये वाला नोड कॉमन है। ये और ये नॉन टचिंग है क्योंकि इनमें कोई भी नोड कॉमन नहीं है। तो अगर दो लूप्स के बीच में कोई नोड कॉमन है तो वो नॉन टचिंग लूप नहीं बनाएगा, वो टचिंग लूप कहलाएगा। तो टचिंग लूप क्या हो गया, अगर कम से कम एक नोड कॉमन, वो आपका टचिंग लूप है। ये और ये टचिंग लूप है। अगर मैं बात करूं L1, L2 एंड L3, तो L1, L3 आर टचिंग लूप, L3, L2 आर टचिंग लूप, बट L1, L2 आर नॉन टचिंग लूप। हम लिख भी सकते हैं L1, L2 आर नॉन टचिंग लूप। ये बात समझ में आ गई। टचिंग लूप और टचिंग पाथ हो गया। टचिंग पाथ क्या है, अगर कोई लूप जिस पाथ को टच कर रहा है, जब हमारा एक कॉमन नोड उसमें मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टचिंग पाथ बोलते हैं। ए लूप एंड पाथ आर टचिंग व्हेन दे हैव ए कॉमन नोड। अब जैसे ये पाथ है, सपोज पाथ में मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ, इसका पाथ हो गया ए बी सी डी ई एफ, ये पाथ हो गया। और इस पाथ में अगर हम देखें, ये वाला L1 जो लूप है, इसमें B और C ये दोनों नोड जो है ये पाथ में टच कर रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कहेंगे कि ये लूप इस पाथ के साथ टच कर रहा है, तो ये कहलाता है आपका टचिंग पाथ। इसको हम क्या बोल देते हैं, टचिंग पाथ। फिर आ जाता है फॉरवर्ड पाथ। जनरली हम जितने भी लेते हैं वो सब फॉरवर्ड पाथ ही होते हैं। इनपुट से चलना है, आउटपुट तक जाना है, एरो की डायरेक्शन में जाना है, उल्टा नहीं चलना है, ठीक है। एरो की डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड पाथ। इट इज ए पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, नोड विच डज नॉट क्रॉस एनी नोड मोर देन वंस। एक नोड को एक बार से ज्यादा कट नहीं करना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड पाथ कहलाएगा। और फॉरवर्ड पाथ गेन, उस पाथ के जो भी गेन होंगे उन सबको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड पाथ गेन। जैसे अगर मैं ये वाला फॉरवर्ड पाथ ले रहा हूं, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड पाथ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5,
इसका गेन कितना है 1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू 1 सपोज, तो ये इसका गेन हो गया, गेन कितना हो गया इंटू G1 इंटू G2 इंटू 1, यानी कि ये हो गया G1 G2, इसको हम क्या बोल देते हैं G1 G2। तो इस पूरे पाथ का जो गेन होगा वो कितना कहलाएगा G1 इंटू G2। सिमिलरली अगर मैं इस पाथ का गेन निकालूं, यहां से गए ऐसे गए, एक और पाथ हमारे पास है फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, ये गए हम यहां से इस तरह से, ठीक है, तो ये भी हमारा पाथ है, लेकिन इसका गेन कितना हो जाएगा 1 इंटू G3 इंटू 1, यानी कि इसका गेन हो जाएगा ओनली G3। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाता है हमारा पाथ का गेन। इस तरह से आपने इसके गेन को कैलकुलेट किया, राइट। ये तो हो गई डेफिनेशन। लास्ट ईयर यहीं से 4 डेफिनेशन आपकी पूछी गई थी, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर इन्हीं में से 4 डेफिनेशन आपकी पूछी गई थी, जिसमें आपका टचिंग लूप पूछ लिया था, फॉरवर्ड पाथ पूछ लिया था, और नोड ब्रांच के बारे में पूछ लिया था। तो ये सब चीजें आपसे पूछ ली गई थी। नेक्स्ट आता है आपका रूल्स टू ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं है, जैसे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में थे इतने ज्यादा रूल इसमें नहीं है, 2-3 सिंपल से रूल है, बहुत आसानी से आपको याद हो। क्या सिग्नल फ्लो ग्राफ जनरली ब्लॉक डायग्राम से आप बनाते हो, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में ज्यादातर जो 99% क्वेश्चंस आते हैं वहां पे सिग्नल फ्लो ग्राफ डायरेक्टली दिया होता है, तो आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा। They can also be obtained directly from the system equation, but for now we shall stick with the former approach। ठीक, क्या क्या अप्रोच है हमारी? All the variables, वेरिएबल यानी कि x, y, इनपुट आउटपुट वेरिएबल जो भी हैं आपके, वो सब हम ले लेंगे, उनको हम उनकी बात कर रहे हैं। जितने समिंग पॉइंट हैं उनकी बात कर रहे हैं, जितने टेक ऑफ पॉइंट हैं उनकी बात कर रहे हैं। इन सबको हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल्स को नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, समिंग पॉइंट को और टेक ऑफ पॉइंट को। टेक ऑफ पॉइंट सारे समझ लिए थे ब्लॉक डायग्राम में क्या होते हैं, समिंग पॉइंट हमारे सारे समझ में आ गए थे, ये सारे समिंग पॉइंट होते हैं, इनसे कोई जा रहा है तो सिग्नल ऐसे जा रहा है, ये टेक ऑफ पॉइंट हो गया, ठीक है। इन सभी को हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रूल बहुत सिंपल है। दूसरा, इफ अ समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड बिफोर द टेक ऑफ पॉइंट, अगर कोई समिंग पॉइंट टेक ऑफ के पहले है, if a summing point is placed before the take off point, जैसे यहां दिख रहा है ये summing point इस take off point से पहले है, then summing point and take off point are represented by a single node। तो हम इस पूरे को केवल एक नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, दो अलग अलग नोड बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। दूसरा, तीसरा पॉइंट, अगर समिंग पॉइंट बाद में आता है, मतलब ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक है, और यहां आपका समिंग पॉइंट आ रहा है इस तरह से, तो आप इसको अलग पॉइंट मानेंगे और इसको अलग नोड मानेंगे। उस केस में आप दोनों को अलग अलग नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये 3 रूल हैं और ज्यादा रूल नहीं है। आप समझ में आ गई? एक एग्जांपल देखते हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम से ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। ये कुछ ब्लॉक डायग्राम है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पॉइंट कितने लिए हैं। तो देखिए ये एक वेरिएबल था, ठीक है, ये एक वेरिएबल था हमारे पास r, और इसके रेस्पेक्ट में हमने एक नोड ये ले लिया। एक वेरिएबल c है तो इसके लिए हमने एक नोड ये ले लिया। उसके बाद ये एक समिंग पॉइंट है और इसके बाद टेक ऑफ पॉइंट है। तो रूल क्या था, इनके लिए हम केवल एक नोड ले लेंगे। तो इसके लिए और इसके लिए हमने एक नोड ले लिया, ये, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, ब्लॉक का नहीं लेना है, फिर एक समिंग पॉइंट आ गया, उसका नोड ये ले लिया, फिर चल रहे हैं। अब की बात टेक ऑफ पॉइंट एंड देन समिंग नोड। तो इस केस में टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है, तो इसका नोड हम अलग लेंगे, यानी कि इसको तो हमने मान लिया 3, ठीक है, और समिंग पॉइंट के बाद जो नोड है, यानी कि इन दोनों को हमने मान लिया 1, इन दोनों को हमने मान लिया 1 पॉइंट। तो तीसरा ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया, तो ये 2 आ गए। इसके बाद सी को हमने एक नोड ये मान लिया। तो देखो हमारे नोड कैसे बन के आए, ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अब उसके बाद टेक ऑफ पॉइंट जब बन जाए, तो देखिए सबसे पहले तो r से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से c। तो हम चले गए, सबसे पहला पाथ हमने बनाया 0 से 1, r से 1, ठीक है, 1 से हम गए 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 चले गए, 3 से 4, 4 चले गए,
और 4 से 3, ये चले गए। ठीक, डायरेक्शन हम देख रहे हो, इसी तरह से हमारा सिग्नल फ्लो कर रहा है, तो हमने सबके एरो इसी तरह से लगाए, इसी तरह से हमने सबके एरो लगाए। तो एक बात तो ये हो गया। दूसरा, 1 और 2 के बीच से देखो, तो 1 और 2 ये आ गया आपका R और 1 से हमारा सिग्नल जा रहा है, ये तो एक ही नोड बनाया, तो 1 से एक सिग्नल जा रहा है, कहां पे पहुंच रहा है, इस समिंग पॉइंट पे मिल रहा है, दैट इज 3 नहीं 4, क्योंकि ये तो 4 पे मिल रहा है। तो 1 से ये सिग्नल जा रहा है और हमारा जाके कहां मिल रहा है, सीधे 4 पे मिल रहा है। तो ये किस पे मिल गया, हमारा 4 पे जाके मिल गया। ठीक है, उसके बाद 4 से एक सिग्नल जा रहा है और 1 पे आ रहा है, तो 4 से एक सिग्नल आ रहा है, कहां पे जाके मिल रहा है, मिल रहा है, तो ये भी बन गया। फिर उसके बाद 3 से एक सिग्नल जा रहा है और 2 पे आके मिल रहा है, तो भैया 3 से एक सिग्नल जा रहा है, 2 पे आके मिल रहा है। तो इस तरह से ये आपके सारे पाथ बन गए। अब देखो हमारे, अब क्या बचा, केवल गेन बचा, केवल हमारे पास गेन बचा। तो देखो यहाँ पर तो कुछ भी गेन नहीं है, तो हमने सिंपली 1 लिख दिया। जब कोई गेन नहीं होता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया, 1। 1 से 2 के बीच में G1 है, तो 1 से 2 के बीच में हमने लिख दिया G1 गेन। ठीक है जी, ये आ गया। 2 से 3 के बीच में कितना गेन है, G2 गेन है। 3 से 4 के बीच में कोई गेन नहीं है, तो 1 लिख दिया। 4 से C के बीच में कोई गेन नहीं है, तो 1 लिख दिया। 1 से 3 के बीच में, सॉरी 1 से 4 के बीच में G4 है, तो 1 से 4 के बीच में G4 है, तो वो हमने लिख दिया। और 4 से 1 के बीच में G5 है, तो वो लिख दिया हमने G5, लेकिन माइनस का, क्योंकि हम इसमें जब ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन है। तो अगर यहाँ माइनस है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको माइनस G5 लिखेंगे, इस माइनस को यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ से जब जा रहे थे तो प्लस था, तो इसलिए इसको प्लस लिखा है। यहाँ से भी हम वापस जा रहे हैं, लेकिन प्लस साइन है, तो प्लस साइन होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, प्लस का G3 लिखेंगे। तो देखो हमने प्लस, इस तरह से हमारा ये जो ब्लॉक डायग्राम था, इसको सिंपली हमने क्या कर दिया, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। तो आई थिंक कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अब ये कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं। दो ही चीजें याद रखनी है, अगर समिंग पॉइंट के बाद कोई नोड आ रहा है, तो आप ये मान के चलो ये समिंग पॉइंट को आप यहाँ भी लगा सकते थे, तो हमने इसको एक मान लिया। लेकिन अगर ये पहले आया है, एक पॉइंट पहले है, तो इसको अलग मानेंगे, इसको अलग मानेंगे, ये अलग हो गए। लेकिन इसके बाद टेक ऑफ पॉइंट है, तो इन दोनों को एक बना दिया हमने, इन दोनों को एक पॉइंट हमने मान लिया, राइट। इस तरह से आप इन चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया एक एग्जांपल हमारा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इट अप्लाइज ओनली फॉर टाइम इनवेरिएंट लीनियर टाइम सिस्टम, यानी कि ये केवल एलटीआई सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे सिस्टम, देखो सिस्टम में कुछ बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप नाम को समझोगे तो बहुत आसान चीजें हैं। लीनियर टाइम इनवेरिएंट मतलब वो लीनियर है और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई सिस्टम टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते। हम इनको केवल उन सिस्टम पे अप्लाई करते हैं जो टाइम के साथ में फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस तो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं एलटीआई सिस्टम। दूसरा, सिग्नल फ्लो इज ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्राफ, जो आपने ग्राफ बनाया उसकी डायरेक्शन के अलोंग वो सिग्नल का फ्लो होगा। तो हमने वो डायरेक्शन एरो से दिखाई थी कि कैसे हमारा सिग्नल कहां से कहां फ्लो हो रहा है, वो बात समझ में आ गई। The value of variable at each node is equal to the algebraic sum of all signals entering at that node. जो वेरिएबल है किसी नोड पे is equal to the algebraic sum of all signal entering at a node. ये सिंपल ऐसे ही है जैसा आपका KCL है, इधर से सिग्नल आ रहा है, बाकी जगह से 3 सिग्नल आ रहे हैं, उन सबके सम के वो बराबर होगा। खैर इसका जब यूज आएगा तो और ज्यादा क्लियरिटी से आपको चीजें समझ में आएंगी। Since the system equation of a system can be written differently, the signal flow graph is not unique. ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशन से बना रहे हो तो कई बार हो सकता है कि आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ अलग बन जाए, तो वो यूनिक नहीं होता।
गेन ऑफ एसएफजी इज गिवन बाय मेसन गेन इक्वेशन। गेन हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, क्या होती है अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। हर ब्लॉक डायग्राम को हम सिर्फ जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसका उल्टा जरूरी नहीं है। मतलब एक ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ तो 100% बना देंगे, लेकिन अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ है और आपको कही जाए कि इससे ब्लॉक डायग्राम बनाओ तो 100% हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। कुछ केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सिग्नल फ्लो ग्राफ की। बात करते हैं मेसन गेन फॉर्मूला। दो नंबर में, चार नंबर में बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन मेसन गेन फॉर्मूला एंड डिराइव द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ, इस तरह से पूछ लेते हैं। मतलब दोनों चीजें मर्ज करके भी पूछ लेते हैं। तो लेकिन अगर केवल इतना पूछ रहा है तो 2 नंबर में ही आपसे पूछा जाएगा। मेसन गेन क्या है? सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करने का तरीका है, ट्रांसफर फंक्शन निकालने का तरीका है, और कुछ नहीं है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, मेसन गेन फॉर्मूले से सिस्टम का ओवरऑल गेन निकाल दे रहे हैं। उस पूरे सिस्टम का गेन क्या होगा, उसका ट्रांसफर फंक्शन। वो ट्रांसफर फंक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कहता है ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, टीएस अपॉन आर एस, टीएस अपॉन आर एस। ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 अपॉन डेल सिग्मा पी के इंटू डेल के, सिग्मा पी के इंटू डेल के, और 1 अपॉन डेल। बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। डेल क्या होता है सब बताऊंगा, पी के क्या है, डेल के क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये होता है मेसन गेन फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। अब ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे वो बता देते हैं। अब डेल क्या होता है, पीके क्या है, डेल के क्या है, इसको समझते हैं। पीके क्या है आपका, फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ kth फॉरवर्ड पाथ। भाई एक ग्राफ में, अभी हमने देखा एक ग्राफ में 2 फॉरवर्ड पाथ भी है, तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है। पीके क्या है, किसी भी फॉरवर्ड पाथ का गेन है। कोई भी जितने फॉरवर्ड पाथ हम उस ग्राफ में, उसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ में सेलेक्ट करेंगे, सपोज हमें 3 फॉरवर्ड पाथ मिले, 2 मिले, तो हर फॉरवर्ड पाथ का अपना गेन होगा। हम सबको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 करके कि सर फर्स्ट पाथ का ये गेन है, सेकंड पाथ का ये है, थर्ड पाथ का ये गेन है, वो हम उसमें मेंशन कर देंगे। तो वो गेन होता है फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, तो हर पाथ का फॉरवर्ड पाथ गेन आपको निकालना पड़ेगा। जैसे पहले में निकला था, एक में G1, एक में G1 G2 निकला था। डेल क्या है, डिटर्मिनेंट है ग्राफ का। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल में ही आपको सारा टाइम लगाना है। डेल क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है, सबसे पहले उसमें आपको ये ढूंढना है कितने इंडिविजुअल लूप है, कितने इंडिविजुअल लूप है। तो जितने भी लूप बन रहे हैं वो सब इंडिविजुअल लूप ही होंगे स्टार्टिंग में, तो वो सारे आपको काउंट करने। जैसे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एग्जांपल था, इसमें हमारे पास कितने लूप बन रहे थे, एक लूप ये बन रहा था फर्स्ट, सेकेंड लूप ये वाला बन रहा था। ठीक है, 2 लूप हो गए, और तो कोई लूप नहीं है, एक लूप ये वाला बन रहा है, 3 लूप हो गए। तो 3 लूप इसमें बन रहे हैं, ये तीनों इंडिविजुअल लूप है। तीनों कैसे हैं, अपने आप में अलग अलग लूप तो है ही सारे लूप। ठीक है, उसके बाद आपको ढूंढने हैं, एक बार माइनस कर दिया ना, अब कर दीजिए प्लस। तो 1 पहले, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये चलता चला जाएगा सिलसिला। इतना लंबा नहीं होता है, 1 या 2 स्टेप में खत्म हो जाता है। तो पहला क्या है, आपको सारे इंडिविजुअल लूप्स का गेन निकाल देना है और उनको ऐड कर देना है, 1 में से माइनस करना है। तो 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। ठीक है, जितने भी लूप है सबका गेन निकाल लो अलग अलग करके, कि सर लूप 1 का ये गेन है, लूप 2 का ये है, लूप 3 का ये है, लूप 4 का ये है। उन सबको ऐड कर दो और यहाँ पे 1 में से माइनस कर दो। फिर प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। अब आपको ग्राफ में ढूंढने हैं कितने लूप ऐसे हैं जो नॉन टचिंग है। अब आपको नॉन टचिंग लूप ढूंढने हैं जो 2 के पेयर में हो, यानी कि 2 नॉन टचिंग लूप ढूंढने हैं, 2 नॉन टचिंग लूप, कि 2 ऐसे लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। जब आप ऐसे लूप ढूंढ लेंगे तो उनको बोलते हैं 2 नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप ढूंढ लिए 2 आपने, उन सब का जो गेन है उसको प्रोडक्ट कर दो। जैसे अब 2 लूप आपको मिले, सपोज एक अभी हमने ग्राफ बनाया था ना, एक ग्राफ अभी आपने बनाया था, उसमें 2 लूप ऐसे बन गए थे, एक ऐसे बन गया था, एक ऐसे बन गया था। ये दोनों नॉन टचिंग है, तो सपोज इसका गेन जो है वो G1 और G2 है,
इसका अपोज सपोज करो G3 और H2 है, तो आपको क्या करना है, G3H2 डॉट G1 G2, ये हो गया इन दोनों लूप का गेन, इन दोनों के लूप के गेन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दो नॉन टचिंग लूप है, नॉन टचिंग लूप आपको ढूंढने हैं और उन सबके गेन को मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे कितने पेयर आपको दिखते हैं, ऐसे कितने पेयर आपको दिखते हैं वो सब ढूंढने हैं और सबको क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना और फिर उनको ऐड कर देना। उसके बाद दो के बाद फिर देखना है तीन नॉन टचिंग लूप कि थ्री नॉन टचिंग लूप है क्या, अगर आपके पास, अगर कहीं पे किसी सर्किट में तीन नॉन टचिंग लूप तो नहीं है, अगर तीन नॉन टचिंग लूप है तो सेम उसके साथ करना है, तीनों के गेन को मल्टीप्लाई कर देना है, जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सबको ऐड करना है और यहाँ पे माइनस कर देना है। हालांकि इतने बड़े ग्राफ नहीं आते हैं कि तीन तीन के दो दो चार चार पेयर बने, तो ऐसा बहुत कम होता है। जनरली क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा यहाँ खत्म हो जाएंगे, 70-80% क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें थ्री नॉन टचिंग लूप भी आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये वाले चीजें ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डेल निकाल देंगे। फिर आपको निकालना है डेल के, यानी कि हर एक उसके लिए के लिए पाथ के लिए आपको डेल के निकालना, द वैल्यू ऑफ द फोर दैट पार्ट ऑफ द ग्राफ नॉट टचिंग द फॉरवर्ड पाथ। तो जो लूप है, द वैल्यू ऑफ द गेन, ये लूप होगा, ठीक है। तो लूप की वो वैल्यू जो फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं हो रही, जैसे ये वाला लूप जो है ये तो इस फॉरवर्ड पाथ से टच हो रहा है, ये वाला लूप है ये भी इस फॉरवर्ड पाथ से टच हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा, मान लीजिए एक लूप आपका ये होता, ठीक है, और ये इस तरह से जा रहा होता, अब ये वाला जो लूप है ये भी टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, बीच में कहीं होता है इस तरह का, तो हम क्या कहते हैं कि ये टच नहीं कर रहा है, तो ऐसे हमें पाथ देखना है, तब उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो वो डेल वन डेल टू डेल थ्री आपको निकालना है, हर पाथ के लिए कैलकुलेट करना है कि किसी पाथ से कोई लूप टच तो नहीं कर रहा है, अगर टच कर रहा है तो उसको वन में से माइनस करना होता है, ठीक है। कैसे करना होता है वो मैं बता दूंगा। ये क्या होता है, ओवरऑल गेन होता है आपका सिस्टम का, जो बाद में निकल के आता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सबसे लास्ट में कैलकुलेट होकर आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मेसन गेन फॉर्मूले में बतानी है। अब देखिए कैसे करते हैं सॉल्व, इसके जो स्टेप्स हैं वो देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ निकाल लो, जितने भी पॉसिबल है हर ग्राफ के सारे फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट कर लो, सबसे पहला काम। उसके बाद जितने सिंगल लूप्स हैं वो सारे फाइंड कर लो। लूप में ध्यान रखना पूरा लूप बनना चाहिए, वो लूप आप सारे फाइंड कर लो और उनको नंबर दे दो 1 1 2 1 और M1। देखिए जो यहाँ जो ये 1 है ना, ये बाद वाला जो 1 है ये बता रहा है लूप नंबर, यानी कि 1 का मतलब है कि हम इंडिविजुअल लूप ढूंढ रहे हैं, हम इंडिविजुअल लूप ढूंढ रहे हैं। अब इंडिविजुअल लूप पहला अगर मिला तो उसको नाम दे दिया P1, दूसरे लूप को 2 1, फिर 3 1 4 1। अगर हमारे पास M नंबर ऑफ लूप है तो उसका नाम देंगे M1। नंबरिंग को ध्यान से समझिए। फिर हम ढूंढेंगे टू नॉन टचिंग लूप, दो नॉन टचिंग लूप ढूंढेंगे और उसके लिए क्या रखेंगे, जैसे यहां हमने सफिक्स रखा टू का मतलब है कि ये टू नॉन टचिंग लूप का पार्ट है, तो टू नॉन टचिंग लूप के लिए हमने टू सफिक्स रखा, देखो सब में 2 है। तो ऐसा पहला पेयर मिला तो P12, दूसरा मिला P22, तीसरा मिला P32, चौथा मिला P42 और P2, इस तरह से करके फिर इस तीन नॉन टचिंग लूप ढूंढेंगे अगर मिलते हैं तो। इसी तरह से हम तीनों नॉन टचिंग लूप ढूंढेंगे। तो पहला काम क्या है, फॉरवर्ड पाथ ढूंढना। दूसरा काम क्या है, नॉन टचिंग लूप, इंडिविजुअल लूप ढूंढना। फिर दो नॉन टचिंग लूप ढूंढना, फिर तीन नॉन टचिंग लूप ढूंढना। अब आप कहोगे सर ये टू नॉन टचिंग, थ्री नॉन टचिंग, टेंशन ना लो, जब क्वेश्चन करोगे ना ये चीजें पढ़ने से नहीं समझने से आती है। जब क्वेश्चन करेंगे ना एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, एक एक लाइन क्लियर होगी कि सर टू नॉन टचिंग लूप का फंडा क्या है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तभी तो समझ में आएगा, तो सारा करूंगा, चिंता ना करो। तो टू नॉन टचिंग लूप और थ्री नॉन टचिंग लूप, सारे नॉन टचिंग लूप हमने ढूंढ लिए। इसी तरह से करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डेल। डेल क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, यही तो था हमारा फॉर्मूला, इंडिविजुअल लूप्स। यहां माइनस आ गया तो प्लस टू नॉन टचिंग लूप, ठीक है, नॉन टचिंग लूप, ठीक है। फिर यहां माइनस आ गया, माइनस प्लस फिर माइनस, सम ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, फिर प्लस आ गया सम ऑफ फोर नॉन टचिंग लूप, फिर सम ऑफ फाइव नॉन टचिंग लूप। इस तरह से करते चले जाओ, यहां तक पहुंच नहीं पाते, यहीं तक क्वेश्चन ज्यादातर निपट जाते हैं, ठीक है जी। अब डेल निकल के आ गया। अब क्या करना है, एक एक पाथ लेना है। सपोज हमने P1 ले लिया, पाथ 1 हमने ले लिया,
और del 1 हम फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, del 1 फाइंड करेंगे इस इक्वेशन 2 का यूज करके। इसी इक्वेशन का यूज करेंगे कि भाई इस इक्वेशन में 1 में से माइनस करके कितने लूप इसको टच करके जा रहे हैं, इस पाथ को टच करके जा रहे हैं। तो उस तरह से आपका del 1 निकलेगा, फिर दूसरे पाथ के लिए del 2 निकलेगा, तीसरे पाथ के लिए del 3 निकलेगा, चौथे पाथ के लिए del 4 निकलेगा। तो हर पाथ के कोरस्पॉन्डिंग del 1, del 2, del 3 आपको निकालना। अच्छा, जब del 1, del 2, del 3 आ जाएगा, पाथ का गेन आपको पता है, P1 क्या है, पाथ का गेन, उस पाथ का गेन हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, P1 del 1, P2 del 2, P3 del 3, ये सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई del कर देंगे। ये जो हम निकालेंगे इससे del से डिवाइड कर देंगे। यही होगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। यही होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज दी मेथड कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4-5 स्टेप है, बहुत आसान है, उससे तो बहुत आसान है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से बहुत आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, आप भी कहोगे जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सर यही मेथड बढ़िया है। अगर एग्जाम में आता है कि ट्रांसफर फंक्शन निकालो और नहीं कहता है कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से ही करना है, तो हम सिंपली एसएफजी से करके आएंगे, ये चीज आप बोल सकते हो। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हमें करने हैं। ठीक है, किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।